ठीक है, सभी बच्चों को राधे राधे। देखिए अपने पास एमएससी प्रीवियस ईयर में एक बुक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैग्नेटिक, क्लियर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैग्नेटिक, और ये अपने पास पेपर नंबर कौन सा होता है, सेकंड होता है, क्लियर। आप देखिए इसमें सबसे पहले जो हमारे पास जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, देखिए सबसे पहले अपने पास आता है कि एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो क्या होता है। देखिए जो भी अपने पास विद्युत आवेश होगा, क्या होगा, विद्युत आवेश होगा, वो किसी न किसी वस्तु के भौगोलिक क्षेत्र पर लगेगा। अर्थात किसी भी विद्युत आवेश में किसी भी वस्तु पर जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसका, विद्युत आवेश में किसी भी वस्तु का जो भी अपने पास जो भौगोलिक क्षेत्र होगा वो उसका क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, क्लियर। क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे क्षेत्र जिसमें किसी भी कोई वस्तु है, कोई अपन ने भौगोलिक क्षेत्र ले लिया, उस पर कोई आवेशित बल है, क्या है, आवेशित बल। आवेशित बल किसे कहा जाता है, जिस पर आवेश होता है, क्लियर। कि ऐसे जो आवेशित बल जो कैसे हो सकते हैं, स्थिर भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दूसरा गतिमान भी हो सकते हैं। तो अपने पास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, कि कोई भी अपने पास वस्तु है उस पर कोई भी भौगोलिक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, किसके कारण, विद्युत आवेश के कारण, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, उसका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, क्लियर। आगे बात आती है कि कोई भी अपने पास विद्युत आवेश है और उस पर कोई भी अपन बल लगाते हैं, तो वो बल कैसे हो सकते हैं, स्थिर भी हो सकते हैं या गतिमान हो सकते हैं, दोनों ही रूपों में हो सकते हैं, क्लियर। चलिए लिखिए इसमें एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए लेटस, लिखिए इसमें लेटस सपोज, लेटस सपोज we have a, let us suppose we have a circuit, let us suppose we have a circuit with current, let us suppose we have a circuit with current, क्या मान लिया अपन ने, I फॉलोइंग, क्या लिख दिया, फॉलोइंग in his vein, current I, in vein current I, passing the circuit, a magnetic, passing the circuit a magnetic field will produce around, क्लियर। मैंने क्या बताया था एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कि लेट अस सपोज वी हैव ए सर्किट विद करंट I, उसकी जो अपने पास जो करंट लिया है वो क्या माना है, I, फॉलोइंग इन इज व्हेन करंट I पासिंग द सर्किटों में से होकर करंट कौन सा है, I, ए मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अराउंड।
उन चारों के तरफ कौन सा क्षेत्र काम करता है? चुंबकीय क्षेत्र काम करता है। क्या बताया था मैंने कि जो भी अपने पास विद्युत आवेश होंगे उनके आसपास किसी भी वस्तु पर जो भी कोई भौगोलिक क्षेत्र होगा वो क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और तथा वो चुंबकीय क्षेत्र जो अपने पास है अगर उस पर अपन कोई बल कार्य करेंगे, और वो बल कैसे हो सकते हैं? स्थिर भी हो सकते हैं और गतिमान भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार से हो सकते हैं। क्लियर? Let us suppose we have a circuit with current I following in its vein current I passing the circuit a magnetic field will produce अर्थ। क्लियर? चल नीचे लिखिए show the work कि ये कार्य किस प्रकार करता है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके लिए जो भी अपने पास डेरिवेशन दे रखा है एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड का, उसका अपन सॉल्यूशन हल करेंगे। तो लिखिए शो द वर्क डन पर यूनिट शो द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज क्या कहना चाह रहा है कि शो द वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो भी अपने पास पर यूनिट जो कार्य होगा समय में, कि पर यूनिट समय में कितना कार्य होता है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, वो अपने पास दे रखा है कि शो द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज होता है अपने पास dw/dt बराबर -EI। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? देखिए मैंने क्या बताया है कि जो भी अपने पास पर यूनिट जो वर्क होगा समय के साथ जो भी अपने पास पर यूनिट कार्य होगा वो कितना होगा? टोटल dw/dt बराबर -EI। आई अपान पे वहां पर क्या होता है? करंट, और ई क्या होता है? अपने पास कोई भी क्षेत्र होता है उसमें पर यूनिट क्या होता है? अपने पास कार्य होता है, इसलिए dw/dt बराबर अपन ने क्या लिख दिया? -EI। क्लियर सबको? समीकरण 1 डाल दीजिए, नीचे लिखिए हेयर ई सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट here is self induction coefficient by Lenz law। क्लियर? मैंने क्या बताया है कि जो भी अपने पास E होगा वो अपने आप में कोफिशिएंट होगा, और कोफिशिएंट किसके माध्यम से होगा? लेंज लॉ से। क्या होगा? लेंज लॉ से। तो देखिए अपने पास जो लेंज लॉ होता है वो क्या कहता है? लॉन्ज क्या होता है बताइए? कि जो भी अपने पास प्रेरित धारा की जो दिशा होगी, लेंज लॉ क्या होता है कि प्रेरित धारा की जो दिशा होगी, जिस कारण दिशा होगी उस दिशा के कारण जो उत्पन्न होते हैं, मतलब प्रेरित जो अपने पास धारा होगी उसकी दिशा होगी, और उसी दिशा में जो कारण बनते हैं, क्या बनते हैं? कारण बनते हैं कि दिशा भिन्न भिन्न होती है या समान होती है। जो भी कारण अपने पास उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाता है? अपने पास उन्हीं कारणों को अपन क्या बोलते हैं? लेंज नियम के द्वारा अपन उनको क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। कि जैसे माना कि कोई चुंबक है अपने पास ये कोई अपने पास चुंबक दे रखी है, इसका एक ध्रुव दे रखा है S और एक दे रखा है अपने पास N, या इसको अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं N और S। क्लियर? अब देखिए अपने पास जब अपन कोई भी चुंबक लेते हैं, क्या लेते हैं? चुंबक। अगर हम एक चुंबक का कोई भी ध्रुव, एक अपन ने ले लिया उत्तरी ध्रुव, कि अगर अपन एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास ले जाते हैं, हम एक को ले जाते हैं, कोई अपन ने कुंडली की धारा ले ली, तो अपन अगर किसी चुंबक को या चुंबक के एक ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं तो उसकी दिशा क्या नहीं होती है? परिवर्तित नहीं होती है। क्लियर?
कि अगर चुंबक उत्तरी ध्रुव में है और अगर कुंडली से अपन उसको पास लेके जाते हैं या कुंडली को जो होती है अपने पास उत्तरी ध्रुव, उसको अपन किसके पास ले जाते हैं, कुंडली के पास, और कुंडली के पास ले जाने के बाद जो उत्तरी ध्रुव की जो दिशा होगी कुंडली पे पहुंचने के पश्चात वो क्या नहीं होगी, भिन्न भिन्न नहीं होगी, समान ही होगी। क्लियर। अगर दूसरी बात यह आती है कि अगर हम चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, अगर हम चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाते हैं तो उस पर देखिए जो हमारे पास दिशा होगी उस दिशा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। क्यों होगी, जो भी उसके अवरोध में जो भी कोई कारण स्पष्ट हुए हैं, क्या हुए हैं, कारण स्पष्ट हुए हैं, तो उनके कारण इसकी दिशा क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है, इसलिए वह दक्षिणी ध्रुव में नहीं रहता है। अगर उत्तरी ध्रुव को अपन कुंडली से जोड़ते हैं, अगर उत्तरी ध्रुव को अपन कुंडली के पास ले जाते हैं या जोड़ते हैं तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब अपन एन को कुंडली के पास ले जाते हैं तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। यह क्या होता है, तुम्हारे पास लेंज नियम होता है। क्लियर सबको। चले, तो मैंने क्या लिखा है कि हियर इज सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट बाय लेंज लॉ। तो अपने पास लेंज लॉ होता है, वो कितना होता है, E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्लियर सबको। चलिए, अब इसके लिए अपन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर। लिखिए यहां पुट इन ई वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, कि हमने ई का मान निकाल लिया और ई कहां पर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ई का मान अपन किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो रखिए, तो अपने पास आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी बराबर माइनस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, एल डी आई अपॉन डी टी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ई वैल्यू डी आई अपॉन डी टी, और अपने पास इसमें आई भी दे रखा है तो आई। क्लियर। एल डी आई। अब मैंने तुमको बताया था कि जो भी अपने पास चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अपने पास उत्तरी ध्रुव में अगर अपन लटकाएंगे तो उत्तरी ध्रुव में उसकी दिशा क्या नहीं होगी, बदलती नहीं है। अगर दक्षिणी, और कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल। और दूसरे में अगर अपन लेके जाते हैं दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास तो उसका जो अपने पास दिशा है वो क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न, और तथा उस पर कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। क्लियर। चलिए, जो अपने पास ई होती है वो, अब देखिए अपन इसके मान को देखिए, इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, दोनों में माइनस है। अगर इसके मान को मैं इसमें रखूंगा तो ये किसका चिन्ह हो जाएगा, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का। तो नीचे लिख देना समाकलन करने पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन एल आई डी आई अपॉन डी टी, एल आई डी आई अपॉन डी टी। तो अपने पास W का मान कितना आ जाएगा बताइए, तो अपने पास W का मान आ जाएगा, W बराबर एल आई स्क्वायर अपॉन 2। जब इसका अपन समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, W बराबर एल आई स्क्वायर अपॉन 2। इसका इक्वेशन नंबर कौन सा डाल दोगे, थर्ड। इक्वेशन नंबर कितनी आई थी अपने पास बताइए, थर्ड आई थी या कौन सी आई थी, देख लेना कौन सी आई थी, थर्ड। क्लियर। नीचे लिखिए नाउ वी नो दैट, अब हम जानते हैं कि, नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट द फ्लेक्स
द फ्लक्स passing through the circuit क्लियर। अब देखिए, हाँ, चूंकि हम जानते हैं कि जो भी अपने पास जो फ्लक्स होता है वो सर्किट के माध्यम से क्या करता है, गुजरता है। तो हम जानते हैं कि, तो क्या जानते हो कि फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर जो भी फ्लक्स होता है फाई बराबर क्या होता है, एल आई। इसका इक्वेशन नंबर 4, फाई बराबर क्या होता है, एल आई, फ्लक्स का। क्लियर। चलिए आगे देखिए, तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए W बराबर कितना आया समीकरण 3 में, एल आई स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर अपने पास किसका मान है, फाई का, तो एल आई की जगह पर अपन क्या रख सकते हैं, फाई रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो अपने पास कितना आ जाएगा, W बराबर 1/2, कितना आ जाएगा, फाई बराबर एल आई, W बराबर 1/2 एल आई इंटू आई, एल आई इंटू आई। क्लियर। कितना आ जाएगा, फाई बराबर 1/2 एल आई इंटू आई। तो अपने पास W बराबर कितना आ गया, W बराबर 1/2 फाई इंटू आई, इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि एल आई का मान किसके बराबर है, फाई के बराबर। और देखिए मैंने समीकरण 3 को किस रूप में तोड़ लिया है कि फाई बराबर कितना है, एल आई स्क्वायर। एल आई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, एल आई इंटू एल आई। तो अपने पास एल आई का मान किसके बराबर दे रखा है, फाई के बराबर। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, एल आई, तो W बराबर 1/2 फाई इंटू आई। क्लियर सबको। चलिए आगे चलते हैं। तो अपने पास लिखिए नीचे, अकॉर्डिंग, नीचे लिखिए अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन सदिश बी इंटू सदिश ds, सदिश बी इंटू ds। तो अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन सदिश बी इंटू सदिश ds। तो अपने पास कितना आ जाएगा, फाई बराबर, देखिए बी अपने पास किसके बराबर होता है, कर्ल ए के बराबर होता है, नहीं होता, होता है। तो अपने पास देखिए कितना आ जाएगा कि फाई बराबर कितना दे रखा है, इंटीग्रेशन डेल इंटू ए किसके बराबर होता है, डेल इंटू ए इंटू ds। तो बाई स्टोक कर्ल थ्योरम, एक अपने पास थ्योरम होती है, कौन सी होती है, स्टोक कर्ल थ्योरम। उसके माध्यम से, स्टोक कर्ल थ्योरम के माध्यम से अपने पास फाई बराबर इंटीग्रेशन कितना आया था, बी का मान सदिश डेल इंटू ए इंटू ds। फाई का मान कितना होता है, इंटीग्रेशन डेल इंटू ए। ये क्या मानते हैं इसको, कर्ल ऑफ ए। अगर अपन कर्ल लेंगे, अगर आपसे कह दिया जाए कि ए का कर्ल क्या होगा, ए का कर्ल क्या होगा, तो क्या लिखोगे, डेल इंटू ए, डेल इंटू ए। क्लियर सबको। चलिए तो अपने पास आ जाएगा बाय-स्टोक्स कर्ल थ्योरम से कि फाई बराबर इंटीग्रेशन डेल इंटू ए इंटू ds बराबर क्लोज इंटीग्रेशन सदिश ए इंटू ds। वही बात हो गई। ये क्या बात है, डेल इंटू ए को क्या मान लिया मैंने, सदिश ए मान लिया गया ना कर्ल में, कि इंटू क्या हो गया, ds, क्योंकि कर्ल किसका है, ए का, तो सदिश ए इंटू ds। क्लियर। चल इसका इक्वेशन नंबर 5 डाल देना, इक्वेशन नंबर 5। अब नीचे लिख लेना, पुट द वैल्यू, अब देखिए इस फाई के मान को अपन किस में रख देंगे, 5 में रख देंगे, नहीं रखेंगे, अरे पुट द वैल्यू इसमें रखेंगे नहीं, तो लिखिए पुट द वैल्यू
इक्वेशन 5, पुट द वैल्यू इक्वेशन 5। तो अपने पास जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, W का मान, W बराबर 1/2, W बराबर 1/2 I क्लोज इंटीग्रेशन, इसका मान कितना है, सदिश A इंटू डी एस, सदिश A इंटू डी एस, सदिश A इंटू डी एस। तो अपने पास क्या आ जाएगा, W बराबर 1/2 इंटीग्रेशन सदिश A, W बराबर 1/2 सदिश A इंटू I, कितना आ जाएगा, सदिश A इंटू I, आ गया नहीं आया, आ गया। तो अपने पास कितना हो जाएगा इसका मान हो गया अपने पास सदिश A इंटू क्या है अपने पास, ds है या dl है, सदिश A इंटू सदिश I इंटू कितना हो गया अपने पास, ये समीकरण से सदिश A इंटू ds, इक्वेशन नंबर 5, और इसका मान कितना हो गया, सदिश A इंटू I, और अपने पास कितना हो गया, सदिश इसका हो गया इंटीग्रेशन इंटू ds अपॉन s इंटू ds। तो अपने पास कितना हो गया, W बराबर 1/2 सदिश A इंटू ds अपॉन ds कितना हो गया 1, और इंटू में कितना रह गया अपने पास d, और I भी तो है A इंटू I इंटू ds। क्लियर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, W बराबर कितना आ जाएगा बताइए, W बराबर, अब देखिए ds और ds, क्लियर, सदिश ds आ गया। तो अपने पास, और अपन जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर कितनी होती है, तो W बराबर अपने पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन सदिश A इंटू डेल इंटू B अपॉन कितना हो जाएगा अपने पास μ0, इसका मान किसके बराबर होता है, सदिश A, और कर्ल ऑफ B बटे कितना होता है μ0, तो μ0 A इंटू dV। तो अपने पास आ गया W बराबर 1/2 μ0 और सदिश A, और इंटू में कितना आ गया, डेल इंटू B इंटू dV इंटू dV। नोट करिए यहां तक। जल्दी करिए, इंटू dV। उतार लिया होगा, चलिए तो यहां पे लिख देना कि अपने पास डेल इंटू सदिश A इंटू सदिश B क्या होता है बताइए, कितना हो सकता है, कर्ल का मान कितना होता है अपने पास B इंटू डेल इंटू सदिश A, और कितना होता है अपने पास माइनस A डेल इंटू B, माइनस A डेल इंटू B। तो अपने पास नीचे लिख देना बाई यूजिंग अबोव वेक्टर प्रॉपर्टीज कि अपने पास जो सदिश की जो प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को अपन किस में लगाएंगे, समीकरण में लगाएंगे। तो अपने पास W बराबर कितना आ जाएगा 2μ0, इसका इक्वेशन नंबर 6 डाल देना, जो ये अपने आई है ना इक्वेशन नंबर 6, तो 2μ0, तो अपन इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा B इंटू डेल इंटू सदिश A माइनस A डेल इंटू सदिश B, डेल इंटू A इंटू डेल इंटू A, यही तो आएगा कि डेल A, इनके ऊपर वेक्टर नहीं है। जब अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लेंगे, वेक्टर प्रॉपर्टीज के रूप में लेंगे, तो कितने में आ जाएगा, डेल इंटू सदिश A इंटू सदिश B बराबर किसके आ जाता है
बी डेल इंटू ए माइनस ए कर्ल ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है कि कर्ल किसका है, ए और बी का, और ए और बी को कर्ल को जब अपन तोड़ेंगे किसमें लिखेंगे, बी इंटू कर्ल ऑफ ए माइनस ए इंटू कर्ल ऑफ बी। क्लियर। अब डेल जो अपने पास जो इसका मान आया है इसको अपन ने किस में रख दिया, इसमें रख दिया। तो अपने पास कितना आ जाएगा कि डेल इंटू डेल बी इंटू कितना आ जाएगा डी बी। तो अपने पास नीचे लिखिए now by using gives divergence theorem volumes integral you value volumes integral will be charge and the surface integral। तो अपने पास आयतन होता है डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा, जो अपन इस पर चार्ज जो लगाएंगे सरफेस इंटीग्रेटेड पे, तो क्या लगाओगे इसमें, देखिए जो अपने पास आयतन होता है तो अपन इसमें क्या करेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट इंटीग्रेशन डेल इंटू कितना होता है अपने पास b डेल b इंटू डी एस बराबर इंटीग्रेशन सरफेस लगा दीजिए और b इंटू कितना होता है डी एस, डेल b इंटू डी एस बराबर इंटीग्रेशन b इंटू डी एस। क्लियर। क्योंकि कौन से पे लिया है अपन ने, सरफेस इंटीग्रेटेड लिया है, तो जब अपन इंटीग्रेशन लगाएंगे तो किसके क्या लगाएंगे, सरफेस। तो मैंने क्या लिखा है कि नाउ बाय यूजिंग गिव्स डाइवर्जेंस थ्योरम, एक डाइवर्जेंस थ्योरम होती है गिव्स, उसका आयतन जो अपने पास चार्ज रूप में होता है उसको अपन किस रूप में लेते हैं, सरफेस रूप में लेते हैं। और हम जानते हैं कि डेल बी इंटू डी एस बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन सरफेस बी इंटू डी एस। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अपने पास जो भी निकल के आएगा तो नीचे लिखिए, ये उतार लिया होगा, नीचे लिखिए बाय यूजिंग अबाउट द थ्योरम we can write this, कि हम इस समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं। क्लियर। तो लिखिए दिस फॉर्म। तो अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन डेल और b इंटू डी एस है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a इंटू बी इंटू डी एस बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन a इंटू बी इंटू डी एस। कि अपने पास जो भी अपने पास कोई थ्योरम यूज होती है तो उस थ्योरम के हिसाब से अपन इस समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं, डेल इंटू a इंटू बी इंटू डी एस बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन a इंटू बी इंटू डी एस। तो नीचे लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7। अपन को 7 थ्योरम कौन सी आई थी, 7 नंबर कौन सा आया था अपने पास, जो अपने पास 7 वो आया था ना कि डेल क्रॉस a इंटू बी वाला, कि डेल इंटू क्या होता है कि a को रख लिया, कर्ल ऑफ b ले लिया, b रख लिया और कर्ल किसका ले लिया, a का। उस इक्वेशन में अपन को ये मान रखना है। तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए अपने पास आ जाएगा कि W बराबर
W बराबर 1/2μ0 और कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन B इंटू डेल इंटू A माइनस डेल A इंटू B माइनस डेल इंटू B और डेल इंटू कितना आ गया A इंटू B A इंटू कितना आ जाएगा DB। क्लियर? तो अपने पास W का मान कितने आ जाएगा W बराबर 1/2 B² W बराबर 1/2 B² तो नीचे लिख देना। सो वी कैन से दैट एनर्जी is stored is magnetic field with the amount B0/2μ0 about 2μ0 into ये। देखिए जो मैंने तुमको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जब भी कोई विद्युत आवेश है और वो अपन किसी वस्तु के द्वारा जो भी अपने पास क्षेत्र उत्पन्न होता है किसके कारण विद्युत आवेश के कारण किस पर हो रहा है किसी वस्तु पर तो वो क्या कहलाता है अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहलाता है। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या अपने पास बल कार्य करते हैं और वो बल स्थिर भी रह सकते हैं और गतिमान भी रह सकते हैं, दोनों प्रकार से ही काम करता है। वो क्या कहलाता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात क्या कह सकते हो कि किसी भी विद्युत आवेश के कारण किसी वस्तु पर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा क्षेत्र के जो क्षेत्र होता है उस पर दो बल कार्य करते हैं, वो दोनों बल स्थिर भी हो सकते हैं या गतिमान भी हो सकते हैं। वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्लियर? अब जब अपन एनर्जी निकालेंगे इसकी एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तो अपन हम जानते हैं कि जो भी अपने पास लेंज नियम होता है वो लेंज नियम क्या कहता है कि लेंज नियम में अपने पास दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अगर हम यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव हम कुंडली के पास ले जाते हैं तो उस पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जिससे उसकी दिशा अपने पास समान नहीं आती है। और अगर हम चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कुंडली के पास ले जाते हैं तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उसकी दिशा क्या होती है उसके कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर? कि पहले में तो समान दिशा और दूसरे में भिन्न भिन्न दिशा। क्लियर? या पहले में प्रतिकर्षण बल और दूसरे में आकर्षण बल। क्लियर सबको? तो देखिए जब मैंने तुमको ये कराया था तो हमारे पास जो इंसिडेंस कॉन्फिडेंस आया था कोफिशिएंट आया था वो कोफिशिएंट कितना आया था अपने पास जो भी अपने पास आया था वो कितना आया था E बराबर DI/dt। क्लियर? चल और एनर्जी का जो भी अपने पास जो भी कार्य है वो भी कुल टोटल निकाल लिया कि एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी ऊर्जा कन्वर्ट होती है या कितना वर्क करना पड़ता है। क्लियर? चल